Raoult's law for volatile solution. Raoult's law for volatile solution. Raoult's law for volatile solution. वोलेटाइल सॉल्यूशन क्या है? इसमें जो है ऐसा सॉल्यूशन हो जिसमें लिक्विड हो और लिक्विड दो लिक्विड हो या 3 लिक्विड हो, जो भी लिक्विड कंपोनेंट्स हो और वोलेटाइल हो। इसमें लिख सकते हो वोलेटाइल लिक्विड कंपोनेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहा क्या जा रहा है, इसको समझना है। सॉल्यूशन हो, लिक्विड का हो और जो लिक्विड हो वो वोलेटाइल, वाष्पशील इसको कहते हैं। इसकी हिंदी क्या है? वाष्पशील। कोई वाष्पशील लिक्विड बताइए। वाष्पशील लिक्विड नमस्कार, आज क्लास चलेगा भी आपको फोन कर। वोलेटाइल लिक्विड क्या है? वोलेटाइल लिक्विड माने वाष्पशील लिक्विड। वाष्पशील लिक्विड बताइए कौन सा लिक्विड वाष्पशील होगा? अभी क्लास में वाष्पशील लिक्विड बताइए फटाफट। अरे वाष्पशील लिक्विड का पेट्रोल है, डीजल है, एल्कोहल है, एसीटोन है। क्यों? मतलब जो बहुत तेजी से वेपराइज। मान लीजिए ऐसे लिक्विड्स हैं जो वाष्पशील हैं और उनको मिक्स करके एक सॉल्यूशन हमने बनाया। उस सॉल्यूशन में राउल्ट का नियम क्या होगा? फॉर द सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड व्हाट इज द राउल्ट लॉ? आज हम इसकी स्टडी करेंगे। राउल्ट ने बताया कि वाष्पशील द्रवों के विलयन में एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर किसी भी कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। मतलब कहने का पहले समझ लीजिए। सपोज दैट एक कंपोनेंट है आई जो है एक सॉल्यूशन के अंदर है। उस सॉल्यूशन में और भी कंपोनेंट है, लेकिन मैं सपोज कर रहा हूँ एक कंपोनेंट आई है दैट इज वोलेटाइल लिक्विड। यह एक ऐसा द्रव है जो वाष्पशील। तो ये सॉल्यूशन के अंदर मान लीजिए इसका पार्शियल प्रेशर Pi, कंपोनेंट आई है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ आई इज इक्वल टू Pi, ठीक। एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ आई इज इक्वल टू X। According to this law, partial pressure of I is directly proportional to X। Means किसी वोलेटाइल सॉल्यूशन के अंदर किसी एक कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर Pi is directly proportional to the mole fraction of that I। तो अवाष्पशील विलयन में या अवाष्पशील द्रवों के विलयन में किसी भी कंपोनेंट का
एक निश्चित ताप पर पार्शियल प्रेशर आंशिक दाब उस कंपोनेंट के मोल प्रभाज के बराबर होता है, मोल फ्रैक्शन के बराबर। बात समझ में आ गई होगी। सपोज दैट ए कंपोनेंट इन ए सॉल्यूशन इज I, it is volatile component and its partial pressure is Pi and its mole fraction is Xi, then according to Raoult's law Pi proportional to Xi and Pi is equal to Pi0 into Xi. Here Pi0 is a constant. Pi0 is a constant. डिजाइन तो लिख लीजिए। for volatile solution volatile solution ब्रैकेट लिख दो, अभी ऐसे लिखो ब्रैकेट में the mixture of two or more volatile component, ब्रैकेट बंद कर दो, ब्रैकेट बंद। अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, पैराग्राफ चेंज कर, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ partial pressure of any component at a particular temperature is directly proportional to its mole fraction, पैराग्राफ चेंज करके if in a solution a volatile component is I and its partial pressure is Pi and its mole are Xi. Then at constant temperature at constant temperature Pi proportional to Xi, or Pi is equal to P0I to Xi. हो गया, लिख लीजिए P0I is
P0I is a constant. इसमें क्या प्रूफ रहेगा ना, तो क्या समझ में आएगा? कुछ हम लोग आए थे तो रेगुलर आते, ये लोग भी रेगुलर आते, खुद भी रेगुलर, तुम लोग आए थे तब, पीछे वाले रेगुलर ही, तुम लोग भी बदल बदल के जो आते हैं उनके समझ में नहीं आता। हो गया? यस सर। अब मान लीजिए सपोज दैट ये सॉल्यूशन कंटेनिंग टू वोलेटाइल कंपोनेंट, सब समझिए, ये सॉल्यूशन कंटेनिंग टू वोलेटाइल कंपोनेंट, these components are capital A and capital B. Suppose that the partial pressure of A is equal to PA and the mole fraction of A is equal to XA and the partial pressure of P is PB, partial pressure of B is PB and the mole fraction of B is XB. Okay. So according to Raoult's law, PA is equal to PA0 into, या यूं डैट ऐसे करो, PA proportional to XA and PB proportional to XB होगा, और PA is equal to PA0 into XA और PB is equal to क्या होगा, PB0 into XB हो जाएगा। इसको भी थोड़ा नोट कर लीजिए, नीचे लिखिए, सपोज दैट a solution containing two volatile components, capital A and capital B, the partial pressure of A and B PA, PB and mole fraction are XA and XB. Then according to Raoult's law निकाल लीजिए, according to Raoult's law PA proportional to XA, PB proportional to XB, the solution containing two components, capital A and capital B. The partial pressure of A is PA and partial pressure of B is PB. Total pressure क्या होगा? What will be the total pressure? Total pressure P is equal to PA plus PB. किसी मिश्रण का कुल दाब
अलग अलग कंपोनेंट के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर, लॉ ऑफ डाल्टन पार्शियल प्रेशर, डाल्टन के आंशिक दाब के नियमानुसार किसी भी मिक्सचर का टोटल प्रेशर मिक्सचर में उपस्थित कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर के योग के बराबर हो। एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द टोटल प्रेशर ऑफ गैसियस मिक्सचर इज इक्वल टू द सम ऑफ partial pressure of the component. Here two components are present in the solution. Those components have the partial pressure of PA and PB. Then total pressure is equal to PA plus PB. किसी भी विलयन का कुल दाब या किसी भी मिक्सचर का कुल दाब, गैसीय मिक्सचर का कुल दाब उस मिक्सचर में उपस्थित कंपोनेंट के आंशिक दाब के बराबर होता है। किसका नियम? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ये डाल्टन के आंशिक दाब का नियम। अब ये PA प्लस PB मान रख लीजिए। PA इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू ये है PA 0 XA इंटू कर दीजिएगा प्लस PB 0 इंटू XB। ये आपका फार्मूला टोटल प्रेशर नोट कर लीजिए। टोटल प्रेशर इज इक्वल टू PA प्लस PB, पार्शियल प्रेशर ऑफ A एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ B। सम कर लीजिए, दैट विल बी द टोटल प्रेशर ऑफ द वोलेटाइल सॉल्यूशन। एक और सूत्र, इफ टोटल प्रेशर तो की है ही है। अब ये जो है मान लो निकालना है तुमको पार्शियल प्रेशर ऑफ ए PA, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए क्या है PA। PA इज इक्वल टू होता है XA इंटू कैपिटल P। मतलब किसी भी सॉल्यूशन में किसी एक कंपोनेंट का आंशिक दाब बराबर होता है उस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। यही तो है ये क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू टोटल प्रेशर। तो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर किसी वोलेटाइल कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर आपको निकालना है तो द पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट ऑफ वोलेटाइल सॉल्यूशन इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इनटू टोटल प्रेशर होगा। समझ बात आ रही है? और या लिखना चाहो लिख सकते हो पार्शियल प्रेशर ऑफ द component in volatile solution is equal to mole fraction of that component into total क्या प्रेशर। समझ में आया? अब मान लीजिए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए क्या है PA इज इक्वल टू क्या होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ XA इंटू टोटल प्रेशर P या PB इज इक्वल टू XB इंटू P। ये बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है न्यूमेरिकल।
नोट कर लीजिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट इन वोलेटाइल सॉल्यूशन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इनटू टोटल प्रेशर। इसके बाद नोट कर लिया। और है इधर तक आ रहा, क्या करना सुनाई तो दे ही रहा। राउंड ला आवाज में भाई शांत रहिए। देखिए इसमें थोड़ा सा चेंज है, जैसे उसमें मैंने बताया था कि राउंड ला हम उस सॉल्यूशन के लिए देख रहे थे जिस सॉल्यूशन में वोलेटाइल कंपोनेंट थे, मतलब उसके सारे के सारे कंपोनेंट वाष्पशील थे। वाष्पशील का मतलब दो या दो से अधिक ऐसे कंपोनेंट थे तो वाष्पित होते रहते थे, जिनका वाष्प में कन्वर्जन जो वेपोराइज होते रहते थे, ऐसे कंपोनेंट। यहाँ पर हम जो है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लेते हैं। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या होता है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मतलब सॉलिड, जैसे ग्लूकोज हुआ, चीनी हुआ, शुगर हुआ, ठीक है, ये सब क्या है? ये वाष्पित होते हैं? नहीं होते। तो इनके केस में क्या होगा? इनके केस में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा, टोटल सॉल्यूशन। जैसे एक लिक्विड होगा, एक सॉलिड होगा, तो सॉल्यूशन बनेगा। सॉलिड क्या है? नॉन वोलेटाइल। सॉल्यूट जो घोला जा रहा है दैट इज नॉन वोलेटाइल। देन द सॉल्यूशन will produce the vapor pressure and that vapor pressure will be that vapor will produced by the solvent। वहाँ पर अगर जो सॉल्यूट आप बोल रहे हो वो सॉल्यूट अगर सॉलिड स्टेट में है तो जो वेपर बन के आएगा वो किसका वेपर होगा? सॉल्वेंट का वेपर। क्यों? सॉल्वेंट का वेपर, ठीक है। लेकिन पूरा वेपर प्रेशर तो सॉल्यूशन का ही लिया जाएगा। लिखिए, इन द केस ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, द राउट लॉ इज फॉलोइंग। The Raoult law is following. आगे लिखिए, the vapor pressure of solution, the vapor pressure, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। The vapor pressure of solution containing non volatile solute is directly proportional to
is directly proportional to the partial pressure of solvent। देखिए इसको समझिए, बहुत क्लियर कट है। जैसे मान लीजिए सॉल्वेंट लिक्विड है, ठीक, और इसमें जो सोल्यूट है ये नॉन वैलेटाइल माने सॉलिड है, ठीक, सॉलिड है। इसको घोल दिया, एक सॉल्यूशन बना लिया, ठीक, इसको डिजॉल्व करके एक सॉल्यूशन बनाया। अब ये जो सॉल्यूशन बन के आएगा, इस पूरे सॉल्यूशन का क्या होगा, क्या मैंने लिखा है, वेपर प्रेशर। इसका एक वेपर प्रेशर होगा, यही है ना। वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, समझ में कुछ बात आई? जैसे ये दोनों मिक्स करेंगे सॉल्यूशन बनेगा, ठीक, ये सॉल्यूशन बन के आएगा, इसका कोई अपना वेपर होगा। टोटल वेपर जो बनाने का काम करेगा कौन करेगा? सॉल्वेंट करेगा। तो सॉल्वेंट का ही वेपर प्रेशर जो होगा वो उस सॉल्वेंट के पार्शियल प्रेशर के प्रोपोर्शनल, क्योंकि सारा योगदान तो सॉल्वेंट का ही है, ठीक है। तो लिखिए, ये जो लिखिए, ये तो हो ही गया। अब लिखिए सपोज दैट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज कैपिटल P। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज कैपिटल P। कैपिटल P एंड क्या लिखे पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। पार्शियल प्रेशर नहीं कर दो, इसको मोल फ्रैक्शन कर दो। मोल फ्रैक्शन जहाँ लिखे हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। हाँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो क्या लिखा उसमें? सपोज है the vapor pressure of solution is capital P and the mole fraction of solvent is X, then P proportional to X, P proportional to X, या P is equal to P0 into X। फिर अभी समझा वो भी ठीक था। यहाँ की दोनों चीजें देखिए, P0 क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। P0 यहाँ प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट होगा। ये जो है मैंने कहा वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन P is directly proportional to मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। देखिए सॉल्वेंट मैंने लिख दिया,
यक्स क्या है? मोल फ्रैक्शन। अब तो समझ में आया। कोई सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड है, जो सोल्यूट है वो सॉलिड है, नॉन वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल सॉलिड ही होगा। इस पूरे सॉल्यूशन का जो पार्शियल प्रेशर होगा, दैट पार्शियल प्रेशर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड P is equal to P0 into X solvent. Here P0 is the partial pressure of solvent. It is constant. P0 constant नहीं होता। क्या होता है? Constant. क्या है ये? Partial pressure. Partial pressure of solvent. ठीक है, समझ जाओ। Partial pressure of solvent लिख लीजिए, ये नोट करिए। दो तीन फेज में हम लोगों ने राउस लॉ पढ़ा, क्यों? फिर हमने देखा ऐसा सॉल्यूशन, इन दैट सॉल्यूशन द सॉल्वेंट इज लिक्विड एंड द सोल्यूट इज सॉलिड और नॉन वोलेटाइल। In this case, the total vapor pressure of solution is directly proportional to the mole fraction of solvent. ठीक है, ये भी हो गया। अब आज हम इसके बाद स्टडी करेंगे आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल we will study about the ideal solution. Please note down ideal solution. What is the ideal solution? Ideal solution. आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन क्या है? अभी इसके पहले हम लोग स्टडी कर रहे थे राउल्स लॉ। तो आइडियल सॉल्यूशन इज दैट सॉल्यूशन which obey the Raoult's law at all of temperature and pressure, टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन। ठीक होता है ऐसा विलयन जो ताप और सांद्रण की सभी परिस्थितियों में राउल्ट के नियम का पालन करता है, ऐसा विलयन आदर्श विलयन कहलाता है। इसकी हिंदी क्या होगी? आदर्श विलयन। आदर्श विलयन ऐसा विलयन होता है जो ताप और सांद्रण की सभी परिस्थितियों में राउल्ट के नियम का पालन करती है। द सॉल्यूशन which obey the Raoult's law at all of concentration and temperature. नोट कर लीजिए। The solution which obey the solution which obey the Raoult's law at all of concentration and temperature. कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। बात समझ में आ गई होगी। ऐसा विलयन जो सांद्रण और ताप की सभी परिस्थितियों में राउल्ट के नियम का पालन करता है, वह आदर्श विलयन कहलाता है। लेकिन इतना आसान नहीं है आदर्श विलयन बनाना।
आदर्श विलयन बनाने के लिए कुछ शर्तें हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे कंपोनेंट्स में, जिन कंपोनेंट्स को मिक्स करके हम आदर्श सॉल्यूशन बनाएंगे। तो क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए आइडियल सॉल्यूशन बनाने में? जो कंपोनेंट्स लें उन कंपोनेंट्स में क्या स्पेशलिटीज़ होनी चाहिए और कैसे होगा, इसकी स्टडी हम करेंगे। ठीक, लिखिए सम फॉलोइंग स्पेशल characteristics are essential for the components of ideal solution. फर्स्ट, अगर दो कंपोनेंट्स हैं, सपोज दैट बाइनरी सॉल्यूशन है, देन इफ वी मिक्सिंग एंड वी प्रिपेयरिंग द आइडियल सॉल्यूशन, द स्ट्रक्चर ऑफ द बोथ कंपोनेंट will be similar. Molecular structure should be similar. लिख लीजिए, if two components are mixing for ideal solution, their molecular structure should be similar. Their polarity and their molecular attractive force and intermolecular space should be similar. तो जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि अगर आप आइडियल सॉल्यूशन बनाना चाहते हो, दो कंपोनेंट्स आपको मिक्स करना है, दोनों कंपोनेंट्स का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को होना चाहिए वो कंप्लीटली सिमिलर होना चाहिए, पूरी तरह सिमिलर होना चाहिए। ऐसे कंपोनेंट्स जिनको आप मिला के आइडियल सॉल्यूशन बनाओगे, उनके पोलैरिटी मतलब क्या होता है अभी मैं बता रहा हूँ। पोलैरिटी सिमिलर होनी चाहिए, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी बिल्कुल लगभग सिमिलर होना चाहिए, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिल्कुल सिमिलर होना चाहिए, एंड बोथ कंपोनेंट शुड बी कंप्लीटली मिक्सबिल समझ रहे हो, उनको पूरी तरह मिक्स कर किया जा सके। आगे लिख लो, the components of ideal solution should be completely miscible
polarity. What is the polarity? वो बताएगा. What is the polarity? नहीं. What is the polarity? देखिए polarity बहुत easy है. Suppose that C2H5 Br structure of C2H5 Br is this. Pair between the carbon and bromine, there is a sharing of a pair of electrons. Carbon and bromine, it has covalent bond, and this covalent bond is formed by the sharing of a pair of electrons. Here, bromine is more electronegative than carbon. So, bromine attracts the pair. So, partial negative charge develop on bromine and partial positive charge develop on the carbon. So, here positive and negative poles are developed. This is known as polarity. When electropositive and electronegative atoms are attached by the covalent bond, then their pair is shift towards the electronegative atom, and that atom becomes negatively charged and other atom becomes positively charged, and positive and negative poles will be developed. So this is known as polarity. ये polarity. तो polarity similar होनी चाहिए. अगर आप मिक्स कर रहे हो तो दोनों कंपोनेंट की पोलैरिटी सिमिलर होगी. कुछ उदाहरण एग्जाम्पल आप ले सकते हो. दे आर नियरली आइडियल सोल्यूशन. दे आर नॉट कंप्लीटली आइडियल सोल्यूशन. दे आर नियरली आइडियल. लिखिए सम कंपोनेंट मिक्स to form nearly ideal solution. First, हेक्सेन प्लस आवाज नहीं भाई. हेक्सेन प्लस हेप्टेन. देखिए अगर नहीं समझ में या नहीं पढ़ने मन कहता है तो पहले निकल जाए. बीच में बोलने से ठीक नहीं होगा. हम पहले बताएं. फर्स्ट हेक्सेन एंड हेप्टेन. हेक्सेन और हेप्टेन को मिलाओगे तो ये दोनों मिक्सचर जो बनेगा दैट इज नियरली आइडियल सोल्यूशन. ये आइडियल सोल्यूशन जैसा बनेगा लगभग सारे उसके जो बिहेवियर होंगे दैट विल बी सिमिलर टू आइडियल सोल्यूशन. सेकेंड, क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन. इनको मिक्स करके बना सकते. क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन. सेकेंड, द मिक्सचर ऑफ क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन. Form the nearly ideal solution. क्लोरोइथेन प्लस
क्लोरोइथेन प्लस ब्रोमोइड। ये कुछ उदाहरण हैं, इनके मिक्सचर आप अगर बनाते हो तो इनका जो बिहेवियर होगा दैट विल बी नियरली आइडियल सॉल्यूशन, नॉट 100% आइडियल सॉल्यूशन। 100% आइडियल सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। एनी सॉल्यूशन इज नॉट परफेक्ट आइडियल सॉल्यूशन। ऐसा व्यवहार में संभव नहीं। लेकिन ये जो है ये कुछ हद तक मतलब बहुत 98% आइडियल सॉल्यूशन की तरह व्यवहार करता है। दूसरी बात सेकंड, एक तो ये हुआ फिजिबिलिटी। दूसरी बात कभी कभी ऐसा होता है दो या दो से अधिक कंपोनेंट्स को मिलाते हैं तो जो वॉल्यूम होता है उस वॉल्यूम में वेरिएशन हो जाता है। सपोज दैट एक कंपोनेंट ये है, दूसरा कंपोनेंट बी है, अभी लिखना नहीं है। ये 100 ml है, ये 200 ml है, लेकिन दोनों को मिलाया गया तो हो सकता है 300.02 ml होता है। क्यों होता है कौन बताए? कुछ वॉल्यूम जैसे 300 है और 100 है, 200 और 100, 300 होना चाहिए, लेकिन हो सकता है 301 ml हो जाए, या हो सकता है कम हो जाए। ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है, या कोई फोर्स है कोई ड्रॉप, ऐसा तब होता है जब दोनों कंपोनेंट के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अलग होता है, डिफरेंट हो, तब होता है। जब सिमिलर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के मिलेंगे तो ऐसा नहीं है। तो लिख लीजिए सेकंड, by mixing of the component of solution volume should be constant। i.e. there is no volume change, there is no volume change in the mixing process, in the mixing process। ठीक है, मिक्सिंग प्रोसेस में वॉल्यूम चेंज नहीं होना चाहिए। मीन्स डेल्टा वी वॉल्यूम चेंज मिक्सिंग शुड बी जीरो। डेल्टा वी क्या है? वॉल्यूम चेंज इन मिक्सिंग। वॉल्यूम चेंज इन मिक्सिंग कितनी होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए। लिख लीजिए डेल्टा वी मिक्सिंग शुड बी जीरो, इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट, नो एंथैल्पी चेंज, नो एंथैल्पी चेंज।
नो enthalpy change. What is the enthalpy? What is the enthalpy? Any student? Enthalpy. Enthalpy is the heat absorbed at constant pressure. स्थिर दाब पर अवशोषित ऊष्मा इंथैल्पी कहलाती है। स्थिर दाब पर अवशोषित ऊष्मा इंथैल्पी कहलाती है। जैसे मान लीजिए धूप में अगर कोई बर्तन रख दो तो गर्म होगा कि नहीं होगा? गर्म होगा। क्यों गर्म होगा? क्यों गर्म होगा? अरे भाई हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और क्यों गर्म होगा? लेकिन क्या उस दौरान प्रेशर कांस्टेंट रहता है? हैं? बिल्कुल रहता, क्योंकि मैक्सिमम जो भी चीज़ें हीट एब्जॉर्प्शन की होती है या हीट प्रोडक्शन की होती है लगभग कांस्टेंट प्रेशर पर होती है। क्या होता है वह प्रेशर? कितने प्रेशर पर होती है? यहाँ अगर धूप में हम कोई बर्तन रख दें तो वहाँ क्या प्रेशर होगा? क्या प्रेशर होगा? नहीं मालूम। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। और क्या होगा? इतना नहीं। यहाँ बैठे हो तो प्रेशर तुम्हारे ऊपर अप्लाई हो रही कितना है? 1 एटमॉस्फेरिक। 1 नहीं, 1 का मतलब नहीं कुछ होगा। 1 गणित में गिनती होती है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक वायुमंडलीय दाब, एक वायुमंडलीय दाब पर लगभग सारी क्रियाएं होती हैं। इसको स्टैंडर्ड प्रेशर भी कहा जाता है। ठीक है, तो स्थिर दाब पर अवशोषित ऊष्मा क्या कहलाती है? इंथैल्पी। इंथैल्पी क्या? स्थिर दाब पर अवशोषित ऊष्मा। तो यहाँ पर मैंने लिखा है नो इंथैल्पी चेंज। कहाँ इंथैल्पी चेंज? मतलब मान लीजिए एक कंपोनेंट ए है और दूसरा कंपोनेंट बी है, इसको मिला करके आपने आइडियल सॉल्यूशन बनाया दोनों को। तो इसको मिलाने पर ना तो ऊष्मा एब्जॉर्ब होनी चाहिए और ना ही ऊष्मा और एब्जॉर्ब तो हो गया, ना तो उत्पन्न होनी चाहिए, ना तो एब्जॉर्ब होनी चाहिए, ना इमिट होनी चाहिए, ना प्रोड्यूस होनी चाहिए। मतलब आइडियल सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट्स होंगे उनको जब हम मिक्स करेंगे तो उनके मिक्सिंग के दौरान कोई भी ऊष्मा ना तो अवशोषित होगी ना ही उत्सर्जित होगी। तो ना अवशोषित होगी ना उत्सर्जित होगी। देन इन द केस ऑफ फॉर्मिंग द आइडियल सॉल्यूशन डेल्टा एच मिक्सिंग शुड बी 0। डेल्टा एच मिक्सिंग शुड बी 0। लिख लीजिए द solution of the component of ideal case मिक्सिंग लिखा है। आइडियल केस क्या लिखा है? आइडियल केस ये पूरा द सॉल्यूशन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ आइडियल केस मिक्सिंग इंथैल्पी शुड बी 0। मिक्सिंग इंथैल्पी शुड बी 0।
in mixing of the component there is no production and the absorption of heat. Here delta H is enthalpy. Here delta H, अच्छा ये लिख लो तब, delta H mixing is equal to 0. Delta H is enthalpy change. Delta H is enthalpy change. यहाँ enthalpy change क्या होनी चाहिए? Enthalpy change कितनी होनी चाहिए? अगर आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हो तो enthalpy change कितनी होनी चाहिए? हाँ? 0 लिखा है, 0 बोलिए। कुछ लोग बोलने डर है। डेल्टा एच क्या है? डेल्टा एच है क्या? एंथैल्पी चेंज। डेल्टा एच क्या है? एंथैल्पी चेंज। आइडियल सॉल्यूशन कितना होना चाहिए? 0। क्यों होना चाहिए? क्यों ना अवशोषित करता है ना क्या? क्वेश्चन तो यही आएगा कि क्यों वाई द एंथैल्पी चेंज इज 0। बिकॉज वो एक ही उत्तर होगा सबका, बिकॉज मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ द कंपोनेंट इज सिमिलर। जब सिमिलर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का होगा, जैसे पानी में पानी मिलाओ, बिल्कुल इसी तरह का होगा, ये बिल्कुल सिमिलर। पानी में पानी मिलाओ तो उसमें निकलेगा, और अगर जो है सल्फ्यूरिक अम्ल में पानी मिलाओ तब निकलेगा। कितने लोग कह रहे हैं नहीं निकलेगा? सल्फ्यूरिक अम्ल में पानी डाल दो तो उसमें निकलेगा कि नहीं निकलेगा? कितने लोग कह रहे हैं निकलेगा, कितने लोग कह रहे हैं नहीं निकलेगा? कितने लोग हाथ उठाएं? सल्फ्यूर, अब देख के सब एक दूसरे का नकल भाई नीचे करिए। सल्फ्यूरिक अम्ल का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है वो वाटर से बहुत डिफर होता है, ऐसा होता है कि उसमें नहीं निकलेगा। अगर इस कमरे में 5 लीटर सल्फ्यूरिक अम्ल है और उसी में जो है आधा लीटर पानी डाल दो, हो सकता है कमरा उड़ जाए। समझ बात आई? लेकिन वो डालना बड़ा कठिन। जो डालने जाएगा वही जो है, कभी कभी देखो ये चीज़ बम्पिंग, दिस इज नोन एज बम्पिंग, इसको बम्पिंग कहते हैं। अगर सल्फ्यूरिक अम्ल में पानी डालते हैं तो बहुत तेज़ी से हीट अमाउंट प्रोड्यूस होती है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल या को डाइल्यूट किया जाता है। डाइल्यूट का मतलब ये होता है, तो जो सल्फ्यूरिक अम्ल प्रैक्टिकल के लिए आता है, तुम लोग तो देखे नहीं होंगे, कितने लोग देखे ना? कितनी नॉर्मेलिटी का आता है प्रैक्टिकल के लिए, जो बाजार से खरीद के आता है। नॉर्मेलिटी कितनी होती है उसकी? 36 एन होती है उसकी नॉर्मेलिटी। बहुत मतलब तेजाब, उसी को तेजाब करते हैं ना, तो 36 एन होती, उसको डाइल्यूट करते हैं। क्या डाल के? पानी। अब कहोगे कैसे डालते हैं पानी? तो सल्फ्यूरिक अम्ल में पानी नहीं डालते, पानी में सल्फ्यूरिक अम्ल डालते। 1 लीटर पानी लिया और उसमें बूंद करके डालेंगे और हिलाएंगे। अगर पानी अब सल्फ्यूरिक अम्ल में पानी डाल दिया तब तो फिर लाए हुए गया,
कहानी खत्म। ठीक, तो वहाँ देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल और वाटर, इसका अगर तुम आइडियल सलूशन बनाने लगे तब क्या होगा? बनेगा? कतई नहीं बनेगा। ठीक है, तो यही चीज़ है। मतलब वो लिक्विड या जो भी मिलाइए आप, पूरी तरह ना तो हीट का प्रोडक्शन होगा, ना ही हीट का एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, चलिए ठीक है। अब बताइए जरा, राउल्स लॉ का हमने बताया, कितने लोग याद? अभी 15 मिनट टाइम है। देखिए, हमने पहले कहा दिया था जिसको जाना हो चला जाए, क्योंकि टाइम से पहले नहीं हो पाया। तुम लोग पहले जाना चाहो जा सकते हो। एक बच्चा, हाँ, उससे नहीं कोई मतलब। अगर एक स्टूडेंट रहेगा तब भी हम पढ़ा देंगे, नहीं पढ़वाएंगे तो नहीं पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये है कि जो है जिसको जाना हो पहले चला जाए, टाइम से ही छोड़ेंगे। ठीक है, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ जिसको जाना हो चला जाए। ठीक है, चलिए बताइए, कल जो है हमने जो राउल्ट का नियम बताया था वो क्या था? बताओ, तुम हाथ उठा रहे हो, बताओ ना। हाँ, ठीक है, वेरी गुड। और कोई? देखिए, कल जो एक राउल्स लॉ बताया था, एक हेडिंग लिखो, चलो वही करा लिखो। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, रिलेशन, पहले लिख लो रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट एंड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। 2 मिनट का है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। हम लोगों ने देखा था P माइनस P0 अपॉन P इज इक्वल टू स्मॉल w इंटू कैपिटल M बटा कैपिटल W इंटू स्मॉल m। ऐसा था? कोई दूसरा था? नहीं सर, ऐसा ही था। ऐसे था ना? यस सर। यहाँ स्मॉल m क्या? अभी तुम लिखो मत। यहाँ स्मॉल m क्या? हाँ, क्या है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। किसका है? देखो जरा पहले चेक करो क्या है। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। हेडिंग क्या लिखा है? क्या लिखा है? हेडिंग क्या लिखा है? यदि कुछ लिखा नहीं अभी तुरंत रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट एंड द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर, यही तो है। यस। अब इसको यूं कर लीजिए,
ऐसे ये भी समझ में आया। अब ये ऐसे नहीं हो जाएगा, देखिए इसको यम को यहाँ ले आइए, स्मॉल यम इंटू पी माइनस पी जीरो अपॉन पी इज इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू इंटू कैपिटल यम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? नहीं हो। लोग मैथ कमजोर है, ये यम यहाँ आ जाएगा और ये चीज और ये इंटू हो गया। अब जो है इसको यही रहने तो इसको यहाँ ले आओ, तो ये हो गया यम इज इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू इंटू कैपिटल यम अपॉन कैपिटल डब्ल्यू इंटू पी माइनस पी जीरो अपॉन पी। यही रिलेशन हो गया। नहीं समझ? स्मॉल यम क्या, स्मॉल यम क्या, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूशन। और ये जो है ये क्या, ये क्या, यही रिलेशन। नहीं समझ में आया? कंप्लीट कौन सा फिजिक्स का कैसे करते हो यार? इसके बारे में फिजिक्स सब कहा कि उसको ऐसे प्रूव करके चले गए। नहीं सबको मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आधे तो ऐसे और जो भाग जाते हैं वो